हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एवं दीपावली की शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास इसलिए दीपावली थी, हम छुट्टी भी कर सकते थे लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मान्यता है कि दीपावली के दिन हम लोग अगर कुछ पढ़ेंगे या कुछ काम करेंगे अच्छा काम तो साल भर हमारा अच्छा जाएगा। और बड़े लोग घर में दिवाली के दिन कहते भी हैं कि थोड़ा सा पढ़ लो, यानी दीपावली के दिन पढ़ने से साल भर अच्छा जाता है, यानी साल भर आप पढ़ाई करोगे। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास ले रहे हैं और आप लोग दीपावली का आनंद भी उठाइए, साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिएगा। तो देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका प्रावधान किया गया है। 214 से 231 में इसके गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसके न्यायिक क्षेत्र, इसकी शक्तियाँ एवं इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हम उच्च न्यायालय पढ़ने के बाद पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कह लें। पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि में जब हम देखेंगे, सर्वप्रथम 1862 में जब ब्रिटिश शासन था देश में, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी में न्यायालय का, प्रांतीय न्यायालय का गठन किया गया। न्यायालय का यही आगे चलकर 1866 में इलाहाबाद में गठन किया गया न्यायालय का। फिर बाद में प्रत्येक प्रांत में हाई कोर्ट का गठन किया गया। यही चलकर बाद में स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो प्रांत के न्यायालय थे, प्रत्येक प्रांत के न्यायालय, उन्हें प्रांत का उच्च न्यायालय बना दिया गया। तो ये इसका संक्षिप्त में पृष्ठभूमि है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 1862 में सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में न्यायालय का गठन। फिर 1866 में इलाहाबाद, जो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट है, प्रांत। फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी प्रांतों में कर दिया गया। वही स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1950 में संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय हो गया। यानी संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय 1950 के बाद, स्वतंत्रता जब मिल गई हम लोगों को। तो ये संक्षिप्त पृष्ठभूमि था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो इस समय जो देश में हाई कोर्ट है उसकी संख्या 25 है। 25 क्यों कहेंगे आप लोग कि 28 प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 25 ही क्यों जब प्रत्येक प्रांत में है। तो ये 25 इसलिए हैं कि कुछ हाई कोर्ट का एक, दो से अधिक राज्यों में का एक हाई कोर्ट है, दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना 1966 में अपना हाई कोर्ट है, वो गठित किया गया था। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट, किसी राज्य का हाई कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए 25, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हम देखते हैं कि एक 7वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1956 में। इसमें कहा गया कि
एक हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट है उसके न्यायिक क्षेत्र का जो विस्तार है, न्यायिक क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र तक कर सकता है। मतलब एक हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार, ये राष्ट्रपति नहीं, ये संसद संसद की शक्ति है कि एक हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र तक कर सकता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश तक, और उसके विस्तार को समाप्त भी कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। तो यह सातवें संविधान संशोधन में, नहीं, इस संसद में कहा गया, सातवें संविधान संशोधन में जो कहा गया था, ये तो संसद का अधिकार क्षेत्र है। सातवें संविधान में ये कहा गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये संशोधन करके कहा दिया गया, और संसद की शक्ति प्रदान की, सातवें संविधान संशोधन में ये बात लिखी गई है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट। और इसमें संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र जो है, इसका विस्तार संघ राज्य क्षेत्र तक कर सकता है और इसके संघ राज्य क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, जो इसका न्यायिक क्षेत्र का विस्तार है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। हम आगे देखेंगे। ये तो इसकी पृष्ठभूमि हुई और कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। अब सर्वप्रथम अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों का उच्च न्यायालय, यानी प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा, राज्यों का उच्च न्यायालय, ये कहा गया था 214 में। अब इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना होती है सीजे, यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश एक होगा, और इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे। अब अन्य न्यायाधीश कितने होंगे यह निर्धारित करना किसका काम है? यह निर्धारित आवश्यकता अनुसार कितना उस पर भार है, कितना उस क्षेत्र का, समय समय पर आवश्यकता अनुसार यह काम राष्ट्रपति करेगा कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है। यह इसकी संरचना हो गई। अब संरचना के बाद हम देखेंगे नियुक्ति, कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। यह अनुच्छेद 217 में दिया गया है। अनुच्छेद 217 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का भी न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, वो उच्च न्यायालय का भी होता है नियुक्त। तो राष्ट्रपति द्वारा पहली बात नियुक्ति होगी। चीफ जस्टिस यानी जो मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो इसकी नियुक्ति होगी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, यानी सीजीआई, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, और प्लस राज्य का, जिस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय है, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। ये 3 लोगों। इसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? अन्य न्यायाधीश वाले में, इसमें संबंधित जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके चीफ जस्टिस से परामर्श लेना आवश्यक है। तो ये नियुक्ति के संबंध में इनके हो गया, बहुत ही स्पष्ट है। अगर मुख्य न्यायाधीश का है तो भारत के सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश का परामर्श, उसके साथ राज्यपाल के परामर्श, और अन्य न्यायाधीशों में सीजे मतलब चीफ जस्टिस से परामर्श, संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श। चार्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाएंगे आप। मैं बोल दे रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
अब आगे देखेंगे इनकी योग्यता क्या है। अनुच्छेद 7 में लिखते जा रहा हूँ तो आप लोग को आसानी हो जाएगी समझने में। योग्यता क्या है, तो इसके भारत का नागरिक, सर्वप्रथम क्या होगा, भारत का नागरिक। फिर उसके क्या बाद क्या होगा, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए न्यायिक कार्य में, 10 वर्ष का अनुभव न्यायिक कार्य में, न्यायिक कार्य यानी कहीं जज वज लगा हो। फिर हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय, इसमें 10 वर्ष में एडवोकेट रहा हो, मतलब रजिस्टर्ड एडवोकेट हो। तो 3 इसकी योग्यताएं हैं। योग्यताओं के बाद शपथ, एक कौन शपथ या प्रतिज्ञान क्या है, क्या शपथ लेता है, यह 219 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 219 में। तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, प्रभुता, देश की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना, फिर अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना पक्षपात भयपूर्ण, कर्तव्य का पालन करना बिना पक्षपात द्वेष भय, और संविधान की मर्यादा और विधि, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। इतनी चीजों का यह शपथ लेता है, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो यह इसके शपथ में शामिल है। आगे हम देखेंगे शपथ के अलावा अनुच्छेद 219 के तहत शपथ है, इसका कार्यकाल। जब कार्यकाल की बातें आती हैं तो जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, तो 65 वर्ष होगा। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष उम्र तक, मतलब इसकी आयु जब 65 वर्ष हो जाए। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष तक। आयु के संबंध में जो निर्णय होता है वह राष्ट्रपति लेता है चीफ जस्टिस से, यानी उस परामर्श करके। अभी फिलहाल 62 वर्ष है। इसमें राष्ट्रपति का निर्णय जो होता है वह अंतिम होता है। इसके अलावा अगर वह त्याग पत्र दे देता है तो पहले उसके कार्य 62 वर्ष के पहले समाप्त हो जाएगा, या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाए, या कहीं दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया जाए। तो यह सब बातें हैं जो उस हाई कोर्ट से उस न्यायाधीश के कार्यकाल को सीमित करती हैं। यह स्थानांतरण वाली बात जो है अनुच्छेद 222 में है, वो आगे हम देखेंगे। फिर अब देखते हैं महाभियोग प्रक्रिया, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या है। जो न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया हम देखते हैं, यह वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की है। तो इसमें सिद्ध कदाचार वही मैटर होगा, सिद्ध कदाचार यानी साबित कदाचार एवं अक्षमता यानी असमर्थता, इन दो बिंदुओं पर 100 व्यक्ति लोकसभा में और 50 व्यक्ति राज्यसभा में, अगर जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है इतने सदस्य अगर लोकसभा में लाएगा तो 100 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए, राज्यसभा में लाएगा तो 50 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सदन में लाया जाएगा और विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, यानी कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, कुल सदस्यों का बहुमत और 2/3 विशेष बहुमत से पारित हो जाए। पारित होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान कर दे तो वह पद से फिर न्यायाधीश हट जाएगा।
तो न्यायाधीशों, और इसमें क्या है, प्रक्रिया की कहाँ दी गई है, न्यायाधीश, न्यायाधीश जांच अधिनियम, जांच अधिनियम 1968, ये याद रखिएगा। इसमें इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो ये हो गया न्यायाधीशों के हटाने के बारे में। और वही है कि जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक समिति गठित होगी, समिति यह विचार करेगी और समिति पाएगी कि न्यायाधीश दोषी है या कदाचार या क्षमता के आधार पर, तो तब यह प्रक्रिया विशेष बहुमत से पास की जाएगी और उसे राष्ट्रपति के अनुमति से न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। यह चीज़ें न्यायाधीश के हटाने में। फिर आगे हम देखेंगे इसके स्थानांतरण, जब यानी एक न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में करना। यह अनुच्छेद 222 में प्रावधान किया गया है। यह हस्तांतरण क्या होगा, सीजीआई से होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और इसके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश ये परामर्श देंगे राष्ट्रपति को। और साथ में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। कहाँ कहाँ के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जहाँ के, जहाँ पे वह कार्यरत है और जहाँ उसका स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यानी 2 मुख्य न्यायाधीश होंगे दोनों स्टेट के, दोनों स्टेट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे इसमें। तो स्थानांतरण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श, साथ में ही उन 2 मुख्य न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श जहाँ पे वह कार्यरत है और या जहाँ पे वह कार्य करने के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है। इस तरीके का स्थानांतरण वाला हो गया। स्थानांतरण के बाद हम देखेंगे कार्यकारी न्यायाधीश। इस तरीके से वह सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश होते थे ना, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में अनुच्छेद 223 में इसका जिक्र किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब यह कब किया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस, यह कब किया जाता है, जब चीफ जस्टिस जो है उसका पद रिक्त हो या वह कहीं अनुपस्थित हो, पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, कार्य करने में अक्षम हो, ये सब बातें अगर रहेंगी तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 223 के तहत। फिर इसके अलावा आगे देखेंगे अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, यानी मुख्य, वो तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश था, अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश यह 224 में है, ये अनुच्छेद 224 में है। इसमें क्या है, इनकी नियुक्ति वही राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन इनकी नियुक्ति होगी 2 वर्ष से अधिक के लिए यह नियुक्ति नहीं होगी। तो अधिकतम से अधिकतम 2 वर्ष इनकी नियुक्ति हो सकती है और योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। तो 224 के तहत हो गया। फिर सेवानिवृत्त वाला, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी था, यहाँ भी देख लीजिए। सेवानिवृत्त चाहे उस हाई कोर्ट का हो या अन्य हाई कोर्ट का, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व संतुति होनी चाहिए इसमें। राष्ट्रपति, ये 224 के ए में दिया गया है, राष्ट्रपति के पूर्व संतुति होनी चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व संतुति के साथ ही जो चीफ जस्टिस होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, यह इसको नियुक्त करता है। लेकिन सेवानिवृत्त वाले में एक बात वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी था, यहाँ भी है, कि इसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। वहाँ मतलब उस पद पे इसे नहीं माना जाएगा, केवल यह कार्य कर सकता है।
और इसके वेतन भत्ते और जो कुछ है यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो सेवानिवृत्त वाले के लिए ये बातें हैं। तो हमें लगता है कि आज की क्लास यहीं तक करेंगे, क्योंकि दीपावली है, आप लोग आनंद भी लीजिए दिवाली का। और कोशिश करिएगा, कोशिश क्या कि आप लोग समझदार ही हैं, कि पटाखे वटाखे मत जलाइए जिससे प्रदूषण से बचे, और ग्रीन दिवाली मनाइए आप लोग। तो धन्यवाद, और दीपावली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनु सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।